हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सुरक्षित होंगे दोस्तों, अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 क्लास 12 में हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स में बात करने वाले हैं हैलो एल्केनोस का भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन्स। इससे पहले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने बात किया था कि हैलो एल्केन्स होते क्या हैं, फिर हम लोगों ने बात किया हैलो एल्केन्स के वर्गीकरण की, फिर हम लोगों ने दोस्तों बात किया था हैलो एल्केन्स के नामकरण की, और फिर बात किया हैलो एल्केन्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर दोस्तों आ चुके हैं हैलो एल्केन्स के भौतिक गुण पर, और इसके बाद आएंगे दोस्तों हम लोग हैलो एल्केन्स के रासायनिक गुण पे। इसके पश्चात हम लोग हैलो एरीन्स की बात करेंगे। तो हैलो एरीन्स में क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन में हैलो एरीन्स की बात किया गया था, तो हम हैलो एरीन्स को सेपरेट आउट कर देंगे वहाँ से जहाँ से इसको कर देना चाहिए। दैट इज़ द हम लोग प्रिपरेशन मेथड से ही हैलो एल्केन्स को सेपरेट करने वाले हैं। तो वो नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग हैलो एरीन्स पर बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा फोकस क्या है दोस्तों, हैलो एल्केन्स के भौतिक गुण पर। आइए एक एक देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट गया हूँ, चलिए ठीक है। अब यहाँ से 1 बाय 1 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इस पर हम डिस्कस करते हुए आपको जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो पहला है, इस श्रेणी के कुछ प्रारंभिक यौगिक जैसे CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl साधारण ताप पर क्या होते हैं दोस्तों, गैस होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि जो लोअर सदस्य हैं वो क्या है, गैस है दोस्तों, वो क्या है, गैस है। और इसके बाद यहाँ से मतलब C3 से लेके C17 तक ये क्या है दोस्तों, द्रव है। यहाँ से समझिएगा, C3 से लेके C17 तक क्या है, द्रव हैं। ठीक है। इनके बीच के कुछ यौगिक सुगंधित द्रव हैं, सुगंधित द्रव हैं। तो यही वाले यौगिक क्या है, सुगंधित द्रव हैं। वो उच्च सदस्य क्या है दोस्तों, ठोस है। उच्च सदस्य क्या है, ठोस है। इसका कारण भी अगर हम लोग समझना चाहें तो जो लोअर आपको सदस्य दिखते हैं उनके बीच वैन डर वाल्स बल या डाइपोल जो अट्रैक्शन इनके बीच होता है, क्योंकि एक पॉजिटिव होता है ना कार्बन वाला भाग, और Cl वाला भाग थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव होता है। तो इनके बीच जो डाइपोल इंट्रैक्शन होता है जो लोअर सदस्य रहते हैं उनमें कम होता है। तो मॉलिक्यूल क्या रहते हैं, थोड़ा दूर दूर रहते हैं, इसलिए वो गैस में रहते हैं। साइज़ और बढ़ा, अट्रैक्शन और बढ़ा, है ना, क्योंकि वैन डर वाल अट्रैक्शन जो है वो साइज़ बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। तो अट्रैक्शन और बढ़ा तो मॉलिक्यूल थोड़ा पास आए तो लिक्विड में हो गए, और पास आ गए तो कैसे हो गए, सॉलिड में। तो जो उच्च सदस्य हैं उनमें ज़्यादा अट्रैक्शन है, इसीलिए वो पास आ जाते हैं और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट दोस्तों हमारे पास क्लियर हुआ होगा कि इस श्रेणी के प्रारंभिक जो यौगिक हैं वो क्या होते हैं, गैस होते हैं। इसके बाद जो बीच के कुछ सदस्य होते हैं C3 से लेके लगभग 17 तक, दे आर द लिक्विड इन नेचर, वो लिक्विड नेचर के होते हैं। और जो हायर हैलो एल्केन्स है वो कैसे होते हैं, जो है सॉलिड होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं कि शुद्ध अवस्था में रंगीन व मीठी गंध वाले होते हैं। मतलब हैलो एल्केन क्या होते हैं दोस्तों, कि शुद्ध अवस्था में रंगहीन, मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता है, वह मीठी गंध वाले होते हैं। लगभग जितने भी हमारे जो है हैलो एल्केन है वो शुद्ध अवस्था में रंगहीन व मीठी गंध वाले होते हैं, फ्रूटी मतलब स्वीट सा स्मेल देते हैं। परंतु ब्रोमाइड व आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं, है ना। हमारे पास जो ब्रोमाइड व आयोडाइड के हैलो एल्केन्स होते हैं, है ना, जैसे कि लेट्स से C2H5I या C2H5Br, ये प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश से इंटरेक्ट होके कुछ तो जो है ये पीला कलर दे देता है ना, कुछ तो ये ग्रिपिश कलर दे देता है। तो कहने का अर्थ है कि ब्रोमाइड व आयोडाइड थोड़े से जब प्रकाश की उपस्थिति में आते हैं, प्रकाश उस पर पड़ता है तो रंगीन हो जाते हैं। बाकी सारे जो सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं और फ्रूटी स्मेल के होते हैं, स्वीट स्मेल के होते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो पाया होगा। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं
ये सभी जल में अविलेय हैं। ये सभी क्या हैं? जल में अविलेय हैं। ध्यान से अगर बात को समझिए तो मैंने आपको बताया होगा कि जो हमारा जल होता है वो पोलर होता है, और हेलो एल्केन्स में भी हेलोजन और एल्केन के पार्ट में हेलोजन थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव और हमारा जो एल्केन है वो स्लाइटली पॉजिटिव। एल्केन पॉजिटिव, हेलोजन नेगेटिव, तो ये भी पोलर है और हमारा वाटर भी पोलर है। तो नियम के अनुसार दोनों को आपस में घुल जाना चाहिए, मतलब हेलो एल्केन्स शुड बी डिजॉल्व इन वाटर, वो वाटर में डिजॉल्व हो जाना चाहिए, बट नहीं डिजॉल्व होता है। क्यों नहीं होता है? इसका कारण है दोस्तों कि क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं, क्योंकि यह जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं, क्योंकि यह जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते। इस बात का हमको क्या करना है दोस्तों? बिल्कुल से ध्यान रखना है। इसको और अगर एक्सप्लेन करें हम लोग तो जो हाइड्रोजन मतलब जल में जो H2 के बीच के बॉन्ड होता है, उसको जब हम हेलो एल्केन डालते हैं तो हेलो एल्केन उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ के खुद के साथ बॉन्ड बना नहीं पाता है, इसके लिए वो जल में डिजॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, लेकिन परंतु कार्बनिक विलायकों में जैसे अल्कोहल, ईथर, बेंजीन आदि में क्या होते हैं दोस्तों? ये विलेय होते हैं। अल्कोहल, ईथर, बेंजीन आदि में क्या होते हैं? ये विलेय अच्छे से होते हैं। मतलब ये कार्बनिक जो भी विलायक हैं, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, है ना, बेंजीन, इन सब में आसानी से विलेय होते हैं, परंतु जल में ये विलेय नहीं होते हैं। पहला कारण है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते हैं। दूसरा कारण है कि जो जल के मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्ड है उसको जब हम हेलो एल्केन्स डालते हैं तो हेलो एल्केन्स जल और खुद के साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई, मतलब वो हमारे जल के मॉलिक्यूल के बॉन्ड को वीक नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो उसके साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं और जल में नहीं घुलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है एल्किल हैलाइड का स्थायित्व क्रम। जो हमारे एल्किल हैलाइड है अर्थात हेलो एल्केन्स, एल्किल हैलाइड बोलो या हेलो एल्केन्स बोलो, बात तो एक ही है। तो जो हमारे एल्किल हैलाइड है वह इनका जो स्टेबिलिटी का क्रम है वो RF का मतलब एल्किल फ्लोराइड का सबसे ज़्यादा है और एल्किल आयोडाइड का सबसे कम है। इसकी साइज़ छोटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, साइज़ छोटी है, इसलिए अपने बॉन्ड को बहुत ही मजबूती से पकड़े रहता है और स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी क्या होती है दोस्तों? ज़्यादा होती है। और RI का बॉन्ड बड़ा है, साइज़ बड़ी है, I की साइज़ बड़ी है, तो R और I के बीच बॉन्ड बड़ा है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। इतनी कम होती है कि प्रकाश में अपघटित होकर ये क्या कर देता है? I2 दे देता है। प्रकाश में अपघटित होकर ये क्या कर देता है? I2 दे देता है। देख रहे हैं आप यहाँ से किस तरीके से ये जब हम लोग एल्किल आयोडाइड लेते हैं प्रकाश की उपस्थिति में क्या कर देता है दोस्तों? I2 दे देता है और एल्केन बन जाता है। I2 दे देता है, क्या बन जाता है? एल्केन बन जाता है। तो एल्किल आयोडाइड आर वेरी 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 मच लेस रिएक्टिव। ये क्या होते हैं? बहुत ही कम लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि हेलो एल्केन्स के गलनांक व क्वथनांक जनक हाइड्रोकार्बन से अधिक होते हैं। इस पॉइंट को बहुत आसानी से आप समझिए कि हेलो एल्केन्स के गलनांक व क्वथनांक जनक हाइड्रोकार्बन से क्या होते हैं दोस्तों? अधिक होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बात ये है कि जनक हाइड्रोकार्बन मतलब जैसे CH4 में हमने Cl लगा के CH3Cl बना दिया, CH4 में Cl लगा के हमने CH3Cl बना दिया, तो CH3Cl मेथिल क्लोराइड हो गया। इसका जनक हाइड्रोकार्बन कौन है? मीथेन है। तो मीथेन है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर लें कि C2H6 ये एथेन है, यहाँ से हम लोगों ने हाइड्रोजन को निकाल के क्लोरीन को लगा दिया, ये बन गया C2H5Cl। ये क्या बन गया दोस्तों? C2H5Cl। तो C2H5Cl का जनक हाइड्रोकार्बन कौन है? C2H6 है। और इसका जो अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो कम आएगा और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा दोस्तों? ज़्यादा आएगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होएगा? ज़्यादा आएगा। मतलब इसका अणु भार है ना, इसका 35, इसका 5, इसका 24, इसको जोड़ देंगे और इसका जो है 6 और इसका 12, तो 12 दूनी 24 और 6 30 ही होगा। इसका लगभग 40 प्लस आएगा इसका, है ना। तो इस स्थिति में जब इसका अणु भार ज़्यादा होगा, और आपको पता है कि अणु भार यदि ज़्यादा है तो
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी दोस्तों, ज़्यादा होगी। इसीलिए, है ना, इसीलिए जो है हमारे गलनांक व क्वथनांक जनक हाइड्रोकार्बन से क्या होते हैं, हेलो एल्केन्स के अधिक होते हैं। पहला तो ये कारण है कि मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। दूसरा ये कारण है इसमें बहुत ही वीक वंडरवाल फोर्स काम करता है ना, वीक वंडरवाल फोर्स काम करता है जो कम टेम्परेचर पर भी क्या होता है, टूट जाता है। जबकि इसमें क्या है, इसमें डाइपोल द्विध्रुव जो है, द्विध्रुव बल काम करता है। मतलब एक C2H5Cl मॉलिक्यूल है ये, इसके बगल में दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, हजारों लाखों C2H5Cl मॉलिक्यूल हैं। तो C2H5Cl इन मॉलिक्यूल के बीच जो होता है वो डाइपोल इंटरेक्शन मतलब द्विध्रुव बल काम करता है, और यहाँ पर वंडरवाल फोर्स काम करता है। तो वंडरवाल फोर्स आर लेस मतलब पावरफुल, मतलब कम होते हैं, मजबूत, किसके तुलना में, डाइपोल मतलब बंध के तुलना में। तो यहाँ पर जब हम लोग वंडरवाल फोर्स रहता है तो कमज़ोर रहता है, तो हीट दिया तो जल्दी से टूट जाएगा, तो जल्दी से हमारा जो है वो हाइड्रोकार्बन बॉयल होने लगेगा। जबकि हमारा जो हेलो एल्केन्स है दोस्तों, वो क्या होगा, वो उसमें डाइपोल आप कह सकते हैं कि बल काम कर रहा है, जो कि मजबूत है। तो इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी। इसलिए दो कारण है, पहला तो डाइपोल वाला और वंडरवाल बल वाला, दूसरा क्या है, मॉलिक्यूलर वेट इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। इस कारण से हेलो एल्केन्स के गलनांक व क्वथनांक जनक हाइड्रोकार्बन से क्या होंगे दोस्तों, अधिक होंगे। दूसरा है हेलो एल्केन्स का क्वथनांक अणुभार बढ़ने पर बढ़ता है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, उसी पॉइंट में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जब अणुभार बढ़ेगा तो हेलो मतलब जो है क्या होगा, जो है हमारा क्वथनांक क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। तो अणुभार बढ़ेगा मतलब क्या, जैसे अगर हम लोग CH3Cl ले लें, C2H5Cl ले लें और ऐसे लेते चले जाएं, तो ऑब्वियसली इसका जो क्वथनांक होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसका क्या होगा, कम होगा। इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, क्योंकि इसका अणुभार ज़्यादा होगा, इसका अणुभार क्या होगा दोस्तों, कम होगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। या दूसरी स्थिति हम लोग ले सकते हैं दोस्तों, अगर आपस में हम लोग जैसे CH3Cl ले लिया, है ना, CH3Br ले लिया, CH3I ही ले लिया, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा अणुभार इसका होगा, फिर इससे कम इसका, फिर इससे कम इसका। तो ये वाला जो होगा वो सबसे ज़्यादा क्वथनांक प्रदर्शित करेगा। इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी दोस्तों, सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला है शाखन बढ़ने पर क्वथनांक घटता है। शाखन मतलब ब्रांचिंग बढ़ने पर जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो घटती है। दोस्तों ये ऐसा क्यों होता है, ज़रा बात को अगर हम लोग समझें तो ऐसा दोस्तों इसलिए होता है, यहाँ से आप लोग देखिएगा, जैसे CH3 CH2 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 Cl, ये सीधी श्रृंखला है। यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया CH3 CH CH3 CH2 Cl, और इसी को ले लिया CH3 C CH3 CH3 Cl। तो आप देख रहे हैं कि ये तीनों के तीनों एक ही हैं, ये तीनों को तीनों क्या हैं, एक ही हैं। तीनों को तीनों दोस्तों क्या हैं, बिल्कुल और बिल्कुल एक हैं। यहाँ पर भी उतने कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन, यहाँ पर भी उतने हैं, लेकिन ये शाखन यहाँ पर एक शाखा हो गई, यहाँ पर दो शाखा हो गई। तो ब्रांचिंग बढ़ती है दोस्तों, तो इनका जो एरिया है वो क्या होता है, ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा एरिया, इसमें कम ही एरिया, इसमें और कम एरिया। तो एरिया जब जो दोस्तों ज़्यादा होता है तो वंडरवाल फोर्स ज़्यादा लगता है और बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ जो एरिया होता है वो कम हो जाता है। अब देखिए ये गोलीय रूप में आ जाता है, ये कैसे आ जाता है, गोलीय रूप में आ जाता है, जबकि ये तो गोलीय रूप में नहीं है। तो इसका एरिया कम हो गया, इसका और ज़्यादा, इसका और ज़्यादा, तो जिसका एरिया ज़्यादा रहेगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा रहेगी। इस बात को बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है समावयी हेलो एल्केन्स में क्वथनांक निम्न प्रकार होते हैं। ध्यान दीजिएगा, समावयी हेलो एल्केन्स में क्वथनांक निम्न प्रकार होते हैं। सॉरी दोस्तों, पहला है कि प्राथमिक हेलो एल्केन्स का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा, द्वितीयक हेलो एल्केन्स का क्वथनांक उससे भी कम होगा, और तृतीयक हेलो एल्केन्स का क्वथनांक क्या होगा दोस्तों, उससे भी कम होगा। तो ये देखिए एक प्राथमिक हेलो एल्केन्स है, ये क्या है हमारा प्राथमिक हेलो एल्केन्स है।
और यहाँ से अगर हम लोग बात कर दें तो इसी को अगर यहाँ पे कन्वर्ट कर दें, यहाँ पे CH2 कर दें, यहाँ पे CH और CH3 कर दें, ये द्वितीयक हेलोएल्केन हो गया, है ना। ये प्राथमिक हेलोएल्केन, क्योंकि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ 1 कार्बन जुड़ा है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ 2 कार्बन जुड़ा है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वह 3 कार्बन जुड़ा है। तो ये प्राथमिक मतलब ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री और ये हो गया 3 डिग्री। तो दोस्तों इनमें प्राथमिक हेलोएल्केन्स का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है, फिर द्वितीयक हेलोएल्केन्स का, फिर तृतीयक हेलोएल्केन्स का। तो बात यहाँ पर इससे पहले जो मैंने बताया कि शाखन वाला, हाँ, इस शाखन बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है, घटता है, तो यहाँ पर भी ब्रांचिंग हो रही है। ये सीधी सीधी है, यहाँ पर ब्रांचिंग हो गया, यहाँ पर और ब्रांचिंग हो गया, तो इसकी वजह से इसका सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया। इसका प्रभाव दोस्तों क्वथनांक पर भी पड़ता है। सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो वंडर वाल फोर्स ज़्यादा लगेगा और हमको ज़्यादा उष्मा देनी पड़ेगी उसको बॉयल करवाने के लिए। तो इस हिसाब से जो हमारा सीधी श्रृंखला वाला क्या रहेगा दोस्तों, हेलोएल्केन्स रहेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। दूसरा मैंने आपको बताया कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हेलोएल्केन्स की बात करें तो प्राइमरी का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा। फिर मैंने कंपेयर किया था हेलोएल्केन्स में और हाइड्रोकार्बन्स में, तो हाइड्रोकार्बन्स हमेशा बॉइलिंग पॉइंट कम होगी और हेलोएल्केन्स की ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इनमें वंडर वाल फोर्स भी ज़्यादा करप करेंगे और डाइपोल इंट्रैक्शन इसमें ज़्यादा काम करेगा, जबकि इसमें जो है कम काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको अच्छे से पढ़िए, 5-6 पॉइंट है, एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। फिर दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पर बात करेंगे कि हेलोएल्केन्स के रासायनिक गुण क्या होते हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग इस हेलोएल्केन्स को ख़त्म करेंगे और फिर हेलोएरिन्स को लेके आएंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।